जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं एएलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने 7 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपनी इस क्लास में 27 नवंबर 2024 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। भी एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको बताना है बी CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड है और इसका आपको द्रव्यमान बताना है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 20 है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। कैल्शियम का द्रव्यमान 40 होता है। प्लस में क्लोरीन Cl2 क्लोरीन है। क्लोरीन के 2 अणु अभी यहाँ पे, ठीक है, क्लोरीन के 2 अणु है। क्लोरीन के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है क्लोरीन का वो कितना होता है? 35.5 होता है भी, 35.5 होता है। अब 2 है तो 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा भी, ठीक है ना। तो यहां पे 71 ऐड कर दो इसमें, तो टोटल द्रव्यमान कितना आ जाएगा इसका? 1 और 4 और 7 11 यानी 111 U। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है भी परमाणु का द्रव्यमान मापा जाता है। परमाणु है उसका द्रव्यमान किस में मापा जाता है? तो AMU में मापा जाता है भी, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर मापा जाता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई के अंदर इसका जो द्रव्यमान है वो मापा जाता है। और IUPAC ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके U से यूनिफाइड बना दिया भी, U से यूनिफाइड इकाई, तो यहां पे इसको शॉर्ट के रूप में U लिखा है, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी पूर्णतया विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीव को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? तो अपने शरीर के अंगों से नए जीव को जन्म देने की क्षमता है वो पुनर्जनन कहलाती है। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि पूर्णता विभेदित, यानी पूर्णता विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीव को जन्म देने की क्षमता पुनर्जनन कहलाती है। और पुनर्जनन के ऊपर कार्य कौन करता है? तो एक तो आपका प्लेनेरिया हो गया, प्लेनेरिया व हाइड्रा। प्लेनेरिया और हाइड्रा ये 2 है जो कि पुनर्जनन के ऊपर कार्य करते हैं भी, ठीक है ना। अब प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया को अपन क्या करते हैं भी, जिस प्रकार से प्लेनेरिया के ये 3 भागों के अंदर अगर इसको काट दिया 3 भागों के अंदर, तो इसका ये ऊपर वाला पार्ट है इसको इस प्रकार से काट दिया तो इसका नया यहाँ पे जीव बन जाएगा। नीचे वाला जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट, इसको काट दिया तो इसका नया जीव बन जाएगा। और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको अगर अलग कर दिया तो इसका नया जीव बन जाएगा। तो ये होता है ये आपका पुनर्जनन होता है, जो कि पूर्णता विभेदित जीव द्वारा। पूर्णता विभेदित का मतलब होता है पूर्णता अलग होना। अब आप इसको कितने भी टुकड़ों में काट दो प्लेनेरिया को, उसका प्रत्येक जो टुकड़ा है ना, शरीर का टुकड़ा है, वो क्या करेगा? नया जीव बना लेगा भाई, ठीक है। मुकुलन के द्वारा इस प्रकार से काटा नहीं जाता भाई। मुकुलन के द्वारा है, मुकुलन के अंदर वो इस प्रकार से यानी विभेदित नहीं किया जाता, अलग नहीं किया जाता, वो अपने शरीर से एक नया जीव बनाता है भी। तो यहां पे मुकुलन किसके द्वारा?
हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है भी, ठीक है, और हाइड्रा में पुनर्जनन के द्वारा भी हो सकता है। अब ये चीज ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है भी एक कोशिकीय जीवों में जनन की, एक कोशिकीय जीवों के अंदर, एक कोशिकीय जीवों में ओनली फॉर, केवल एक कोशिकीय जीवों में जनन की विधि कौन सी है, तो वो है आपका विखंडन। विखंडन है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है भी ओनली फॉर या फिर केवल एक कोशिकीय जीवों के अंदर है वो जनन की विधि कौन सी होती है, तो वो विखंडन होती है भी, ठीक है ना। ये प्लेन, ये आपका पुनर्जनन है, मुकुलन है, जो आपका खंडन है, ये आपके बहुकोशिकीय जीवों में भी होता है भी, कई बहुकोशिकीय जीवों के अंदर भी खंडन होता है, ठीक है ना। और लेकिन विखंडन, ओनली विखंडन है वो केवल एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका तंत्र है, लगभग 1 मीटर। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है हमारे शरीर की, 1 मीटर तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। और यहां पे बात करते हैं अंडाणु। अंडाणु है वो सबसे बड़ी कोशिका भी, सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है, और सबसे बड़ी कौन सी है, अंडाणु है। और सबसे छोटी की अगर मैं बात करूं तो शुक्राणु हो जाएगा भी, सबसे छोटी है वो शुक्राणु हो जाएगा। चीजें समझे क्या, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रक्त कोशिका है वो 3 प्रकार की होती है भी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की होती है। आरबीसी केंद्र और प्लेटलेट्स केंद्र है वो केंद्रक नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी केंद्र केंद्रक पाया जाता है, और डब्ल्यूबीसी है वो आकार बदलने में माहिर है भी, आकार बदलती है, ये आकार बदलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है। उद्दीपित का मतलब क्या होता है भी, उत्तेजित करता है भी, सभी अंगों के विकास को उत्तेजित करना भी, ठीक है ना। तो उत्तेजित करने का मतलब एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी उकसाना भी, विकास के लिए उकसाना। तो यहां पे वर्दी हार्मोन है, ये क्या करता है भी, वृद्धि करता है। वर्दी हार्मोन शरीर की वृद्धि करता है, तो वर्दी शरीर की वृद्धि करेगा तो वहां पे विकास भी होगा भी। तो वर्दी हार्मोन कहां से निकलता है, तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है भी, पीयूष ग्रंथि से वर्दी हार्मोन निकलता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है, और पीयूष ग्रंथि को एक प्रकार से पीयूष ग्रंथि को ये कौन यानी कहें तो आदेश देता है भी वर्दी हार्मोन को स्रावित किया जाए, तो वो हाइपोथैलेमस करता है भी, हाइपोथैलेमस। जिस प्रकार से बोले भी राइबोसोम है, राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए कौन आदेश देता है, डीएनए देता है। इसी प्रकार से पीयूष ग्रंथि को वर्दी हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन आदेश देता है, तो वो हाइपोथैलेमस आदेश देता है। और पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है, ये वर्दी हार्मोन निकलता है भी। इंसुलिन हार्मोन है, ये रक्त के अंदर है, वो एक प्रकार से शर्करा को और ग्लूकोज को मेंटेन करता है भी। इंसुलिन हार्मोन है, ये रक्त के अंदर शर्करा और ग्लूकोज को मेंटेन कौन करता है, तो इंसुलिन हार्मोन करता है भी। एड्रिनलिन हार्मोन है, इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है भी। ये एक विकट परिस्थितियों के अंदर है वो मनुष्य को तैयार करता है भी। एड्रिनलिन हार्मोन है, ये विकट परिस्थितियों के अंदर है वो एक प्रकार से विकट परिस्थितियों के विपरीत मनुष्य को तैयार करता है। ये रोंगटे खड़े करना एड्रिनलिन हार्मोन का हो जाता है भी, ठीक है। कंपी लेके आना वो भी एड्रिनलिन के लिए ये हार्मोन करता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एड्रिनलिन हार्मोन को अपन क्या बोल सकते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है भी। इट्स ओके, करो या मरो एक प्रकार से। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला भी गया है भी कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इस गुण धर्म को के नाम से जाना जाता है, तो इस गुण धर्म को श्रृंखलन के नाम से जाना जाता है। कार्बन है वो अपने ही कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाता है और एक प्रकार से लंबी श्रृंखला बना लेता है। इस प्रकार से
लंबी श्रृंखला बना लेता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्रृंखलन के नाम से जानते हैं। इस गुणनक्रम को क्या बोला जाता है? श्रृंखलन का गुण बोलते हैं। यानी एक प्रकार से चेन बनाता है, एक प्रकार से श्रृंखला बनाता है, उसे श्रृंखलन बोलते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। समजातीय क्या होता है? समान जाति का, जिसे होमोलॉगस बोलते हैं। समान जाति का जैसे एथेन का है, जैसे एल्केन श्रेणी है तो एल्केन श्रेणी के ही होंगे सारे के सारे। जैसे CH4 है मेथेन, फिर C2H6 है ये एथेन, फिर C3H8 है ये प्रोपेन, और C4H10 ये आपका ब्यूटेन। तो ये क्या है? सारे के सारे क्या है? एक ही श्रेणी, सारे के सारे है वो एक ही जाति के हैं। तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? समजातीय बोलेंगे। ठीक है। चक्रीकरण का मतलब क्या होता है? एक चक्कर के रूप में, जैसे यहाँ पे एल्किन होता है, एल्किन क्या बेंजीन होता है C6H6। अब इसकी जो श्रृंखला बनेगी वो एक चक्रीय श्रृंखला बनेगी भी। जिस प्रकार से यहाँ पे कार्बन 6 कार्बन और 6 ही आपको क्या है? हाइड्रोजन जोड़ने भी इसके अंदर। ठीक है, 6 ही हाइड्रोजन जोड़ने। तो इस प्रकार से ये क्या है आपका इसमें बेंजीन की श्रृंखला बन जाएगी। एक को छोड़ करके आगे वाले को यहाँ पे क्या करना है? डबल बॉन्ड करना है। तो ये आपकी ये एक क्या है? चक्रीय श्रृंखला है भी। ठीक है ना, एक चक्कर के रूप में है। अपरूप एलोट्रोप आपको पता ही है भी। एलोट्रोप अपरूप, जैसे कार्बन का अपरूप कौन होता है? जैसे हीरा है वो कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट ये भी कार्बन का अपरूप है। और फुलरिन है, ये भी क्या है? कार्बन का अपरूप है भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जैव निम्नीकरणीय योग्य सामग्री हो। अब जैव निम्नीकरणीय योग्य सामग्री का मतलब एक होता है आपका अजैव, एक होता है अजैव और एक होता है जैव। अजैव के अंदर है वो रबड़, प्लास्टिक, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये क्या है? किस में आ जाते हैं? अजैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। और जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत है वो आपके एक प्रकार से जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत जो एक प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए वो आते हैं। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं भी फलों के छिलके, ये क्या भी अजैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय योग्य है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो दूध के पैकेट, अंडे के छिलके, दूध के पैकेट है वो क्या है? कांच की बोतल है, ये अजैव निम्नीकरणीय भी। ठीक है, दवा की बोतल, पुराना जूता और बासी बिस्कुट। तो यहां पे ये आपका जो दवा की बोतल है वो क्या है? आपकी अजैव निम्नीकरणीय है। उसके बाद में अपन बात करें इसके अंदर सब्जियों के छिलके बासी, लेकिन बबल पैक है, ये क्या है? अजैव निम्नीकरणीय है। अंडे के छिलके हैं, चाय की पत्तियां हैं और आलू के छिलके हैं, ये क्या है? सारे के सारे जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब यहां पे आप स्नेल का नियम लगा दो। स्नेल का नियम इसने बोला भी यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R, जहां पे जो 0 से बड़ा है I और 90 से छोटा है भी। जो I है आपतन कोण है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, डिग्री मानते हुए इसमें आपको बताना भी n1/n2 का मान बताना है किसके बराबर होगा। देखो स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम कहता है बी n1 का मतलब होता है माध्य पहले, यानी n1 का मतलब होता है पहले माध्यम में साइन आई का मतलब होता है साइन आई, यानी आपतन कोण बना है, बराबर होगा n2 यानी दूसरे माध्यम में साइन आर। तो यहां पे आपको पूछा है n1 अपॉन में n2, तो n2 यहां पे है, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा n1 अपॉन में n2। साइन आई यहां पे क्या भी गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन आर अपॉन में साइन आई। तो ये बन जाएगा भी साइन आर अपॉन में साइन आई। तो साइन आर अपॉन में साइन आई आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर है वो आपको बताना है भी किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कोई बिंदु है उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बतानी है आपको, तो किसका यूज करोगे आप? तो वहां पे आप है वो चुंबकीय दिक्सूचक का यूज करोगे भी।
चुंबकीय दिक् सूचक का यूज करोगे, जो कि आपको बताएगी भी इसके अंदर है वो चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे अपन बात करते हैं जनित्र की। जनित्र क्या है, तो जनित्र चुंबकीय, जनित्र है वो चुंबकीय, यानी कहने का मतलब जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कौन करता है, तो आपका जनित्र। ठीक है, जनित्र है या फिर जनरेटर बोल सकते हैं इसको। यह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत ऊर्जा के अंदर है वो चेंज करता है। दूसरी बात अपन बात करते हैं विद्युत मोटर की। विद्युत मोटर है वो एक प्रकार से कौन से नियम पर कार्य करती है, विद्युत मोटर है वो कौन से नियम पर कार्य करती है, तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। यह ध्यान में रखना भी, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है भी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कौन कार्य करता है, तो विद्युत मोटर कार्य करती है। और विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करती है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। यांत्रिक ऊर्जा के अंदर है वो चेंज करती है। परिनालिका सोलेनोइड आप जानते हैं भी, परिनालिका के आप जानते हैं, जैसे इस प्रकार से एक आपकी ये परिनालिका है भी, ठीक है, और ये जैसे तारों की कुंडली होती है उस प्रकार से परिनालिका होती है। परिनालिका के अंदर है, परिनालिका के अंदर प्रत्येक भाग में, प्रत्येक बिंदु के ऊपर वो चुंबकीय क्षेत्र समान होता है भी। परिनालिका के अंदर है वो प्रत्येक क्षेत्र पर, प्रत्येक बिंदु के ऊपर है वो चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र है वो यहां पे समान होता है। परिनालिका की बात कर रहा हूं, परिनालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, समान होगा। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल है वो विकर्षक होता है। आगे देखो, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल विकर्षक होता है। अब विकर्षक का मतलब क्या होता है अभी, अब विकर्षक एक होता है आकर्षण करना, आकर्षण यानी अपनी ओर खींचना, और विकर्षण का मतलब होता है भी अपने से दूर भगाना। अब विकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल कहीं पे भी हो, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल अपनी तरफ ही खींचेगा भी, चाहे वो कम बल लग जाए, ठीक है ना। तो ये विकर्षण नहीं होगा। विकर्षक का मतलब होता है भी दूर भगाना, दूर नहीं भगाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा अपनी ओर खींचता है भी, ये बात गलत है। उसके बाद में जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है, ये बात गलत है भी, ठीक है। कैसे है प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है, बिल्कुल सही बात है। अब जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण विकर्षक और न्यूनतम, ये बात गलत है। विकर्षक नहीं होता, विकर्षक का मतलब होता है अपने से दूर भगाना, ठीक है। आकर्षण का मतलब होता है अपनी ओर खींचना। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा अपनी ओर ही खींचेगा भी, ठीक है ना। और ये बोल रहा है विकर्षक यानी अपने से दूर भगाता है। अब इसके अंदर देखो भी, यहां पे एक फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल का। फॉर्मूला ये होता है, F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m1 इंटू m2। अपोन में क्या होता है भी, अपोन में होता है r²। अब इस चीज को समझना भी, m1 यहां पे पृथ्वी मान लो आप, और m2 यहां पे चंद्रमा मान लो, और r2 आप यहां पे, ये आपका पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है। अब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो क्या है, यहां पे r है। अब देखो इसके अंदर, अब यहां पे देखो भी, अपन एक प्रकार से इसका द्रव्यमान m1 और m2 यहां पे क्या है भी, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है और ये आपका चंद्रमा का द्रव्यमान। एक बार इसको कांस्टेंट मान लें, बीच की दूरी के ऊपर कार्य करें तो क्या हो जाएगा, F बराबर आपके पास में हो जाएगा 1/r²। अब अगर बीच की दूरी अधिकतम है, बीच की दूरी अगर अधिकतम है तो बीच की दूरी यानी गुरुत्वाकर्षण बल है वो दो पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है भी। तो यहां पे अगर ये मान लो भी इनके बीच की दूरी है वो 4 है, ठीक है, इनके बीच की दूरी 4 है, तो यहां पे r² यानी 4 का स्क्वायर यानी 16, तो
तो इसका मतलब क्या हो गया भी, आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो F यानी 16 गुना होगा, यानी 1/16 गुना होगा। आपका गुरुत्वाकर्षण बल है ना वो अब 1/16 गुना होगा। अब अगर मैं इनकी बीच की दूरी को कम कर दूं, यानी 2 कर दूं, इनकी बीच की दूरी को 2 कर दूंगा तो यहां पे r स्क्वायर यानी 2, r का मान 2 आ गया तो 2 का स्क्वायर यानी 4। तो अब आपका जो फोर्स होगा, बल होगा, वो क्या होगा भी 1/4 होगा। अब आपका जो फोर्स होगा वो 1/4 है, पहले कितना था 1/16 था। तो इनके बीच की दूरी अगर अधिकतम है तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, और इनके बीच की दूरी कम है तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। तो इसके अंदर यही बोला गया है भी, जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है यानी बीच की दूरी कम है, करीब होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम और आकर्षक लगता है भी। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान में रखना भी, गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, गुणनफल के समानुपाती होता है, लेकिन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो यहां पे आपको बोला गया है भी, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक के अंदर है वो किसका यूज किया जाता है, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं भी। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है भी, NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देख लो, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, प्लस में NH3 यानी अमोनिया, प्लस में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में H2O यानी जल, इसका यूज किया जाता है। इतनी चीजों का यूज किया जाता है आप सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे बेकिंग सोडा बोला जाता है, खाने का सोडा भी बोलते हैं, ठीक है ना, और खाना पकाने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरी बात, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज है वो प्रति अम्ल एंटासिड, प्रति अम्ल के रूप में भी यूज किया जाता है। और प्रति अम्ल के रूप में एक दूसरा यौगिक भी है जिसे अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH की ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच मान पूछा गया भी कितना होता है, 10 होता है, या फिर एग्रीगेट के रूप में पूछे 10.4 के करीबन आ जाता है भी, ठीक है, या तो 10.4 मिलेगा आपको या फिर 10 मिलेगा। उसके बाद में सोडियम कार्बोनेट, तो आप जानते हैं भी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, और इसके अंदर अगर अपन 10 जल के अणु मिला दें तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है, जिसे धावन सोडा बोला जाता है भी। उसके बाद में विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण किसे बोलते हैं, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण, या फिर ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है इसको, ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका यूज है वो पेयजल को रोगाणु रहित करने के लिए, रोगाणु रहित करने के लिए किसका यूज किया जाता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज किया जाता है। इट्स ओके। और इसका यूज है वो एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं भी रंग उड़ाने के लिए भी, विरंजक के रूप में, विरंजन के रूप में, या फिर रंग उड़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स इन तीनों सब्जेक्टों के NCERT बेस नोट्स चाहिए तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आपको मिल जाएंगे टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और इसके ऊपर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है अभी, वहां पे तीनों के तीनों बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के तीनों के नोट्स है वो अपलोड कर रखे हैं। कंप्लीट नोट्स है, अभी एक भी टॉपिक है वो छूटा हुआ नहीं है, कंप्लीट नोट्स है। और यहां से आप है वो इनको डाउनलोड करें और इनकी फोटोकॉपी या फिर अपन बोले जीरोक्स कॉपी है वो आप निकलवा सकते हैं। और आपसे मैं दावा करता हूं इस चीज का, अगर आप इन तीनों नोट्सों को बढ़िया तरीके से रीड कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आपको ग्रुप डी के अंदर है वो 20+ क्वेश्चन, साइंस के अंदर 20+ क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक सकता भी, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से कंडीशन ये है, शर्त ये है भी, आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा भी। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के NCERT बेस 9th और 10th लेवल पे मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे भी। अब ये क्वेश्चन देखो भी, यहाँ पे स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है। अब स्थलीय पौधे है ना, वो सौर ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं, 1% है वो ग्रहण करते हैं। और यही बात है वो इसमें, ये तो सौर ऊर्जा में पूछी है, और यही बात है वो आपको पूछा जाता है भी, जब
भूमिगत जल का यूज करता है पौधा, तो भूमिगत जल, भूमिगत जल है वो किस रूप में लेता है, तो वो केशिकतों के रूप में लेता है। केशिकतों विधि के द्वारा है वो पौधा है वो जल लेता है, भूमिगत जल। और इस भूमिगत जल का यूज कितने प्रतिशत करता है, तो वो भी 1 से 3% के करीबन करता है, 1 से 3% के रूप में। और यहां पे अपन बोल सकते हैं भी 99% है वो उसका वाष्पोत्सर्जन करता है। भूमिगत जल का 1% ही यूज करता है और 99% जल का वाष्पोत्सर्जन करता है। इसी प्रकार से सौर ऊर्जा का 1% ही पौधा है वो ग्रहण करता है भी। उसके बाद में दूसरी बात ये आती है भी स्थलीय पारितंत्र के अंदर अपन ने देखा है भी पहला जो यहाँ पे स्तर होता है वो उत्पादक होता है। पहला स्तर क्या है, उत्पादक, यानी घास होता है, घास बोल सकते हैं अपन, ठीक है, पहला स्तर होता है। फिर इसको घास को खाने वाला खरगोश आता है, खरगोश, ठीक है। तो यहां पे जो ऊर्जा का ट्रांसफर होगा ना वो 10% होगा भी। जैसे ये मान लो भी घास के पास में 1000 कैलोरी ऊर्जा थी, ठीक है, तो घास को खरगोश ने खाया तो खरगोश के अंदर कितनी ऊर्जा गई है, तो खरगोश के अंदर है वो 100 यहाँ पे 100 कैलोरी ऊर्जा गई है भी। 1000 का 10% निकाल लो आप, 1000 का 10% निकालोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पे आपके पास में 100 कैलोरी बच गई, ठीक है। उसके बाद में खरगोश को ये मान लो भी लोमड़ी ने खा लिया, खरगोश को लोमड़ी ने खा लिया, तो खरगोश से लोमड़ी को कितनी ऊर्जा मिली है, तो यहां पे 100 कैलोरी थी, तो 100 कैलोरी का 10% निकाल लो, तो 100 कैलोरी का आप 10% निकालोगे तो 10% है वो ऊर्जा किसमें आई है, खरगोश की 10% ऊर्जा है वो लोमड़ी में आ गई। तो ऊर्जा है वो 10% आगे ट्रांसफर होती है। यहां पे ऊर्जा 10% ट्रांसफर होगी और सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग ग्रहण करता है, तो 1, और जल ऊर्जा का पूछ ले तो भी कितना प्रतिशत यूज करता है, तो 1% यूज करता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी किसी पिंड का औसत वेग, बढ़िया तरीके से समझना है इस क्वेश्चन को, किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक और अंतिम वेग के समांतर माध्यम द्वारा दिया जाता है जब पिंड है वो एक समान त्वरण से गतिमान हो, यानी एक समान त्वरण से गतिमान होने पर उसका जो अपन औसत वेग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं प्रारंभिक वेग प्लस में अंतिम वेग अपॉन में 2। ये आपका क्या है भी औसत वेग निकालने का फॉर्मूला है। प्रारंभिक वेग प्लस में अंतिम वेग अपॉन में 2, ये औसत वेग अपन निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होगी, औसत वेग कब निकलेगा, जब वो एक समान त्वरण से गतिमान होना चाहिए भी, एक समान त्वरण से गतिमान होना चाहिए, तभी अपन क्या है उसका इस फॉर्मूले से, यानी एक निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्यम द्वारा दिया जाता है। समांतर माध्यम ही हो गया भी, इसका समांतर माध्यम निकाला अपन ने, वही औसत हो जाएगा इसका। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक समान त्वरण से गतिमान होना चाहिए। आगे देखो भाई अब त्वरण क्या है, बात तो ये आती है ना, त्वरण क्या है, तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, ठीक है। और त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन में टी, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। वेग होता है v होता है यहां पे अंतिम वेग, और u होता है प्रारंभिक वेग, और t होता है समय, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। और अगर अपन बात करें भी त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है वो आपका त्वरण का मात्रक होता है। चीजें समझे क्या, वेग का मात्रक क्या होता है भी मीटर प्रति सेकंड होता है, और यही है वो चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड, लेकिन त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ में अपक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण करता है। देखो भी सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट होता है। सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ में अपक्रिया करवा दी, BaCl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2, और ये आपके पास में बनेगा क्या, तो यहाँ पे द्विविस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। द्विविस्थापन अपक्रिया होगी तो ये बन जाएगा NaCl,
NaCl यानी नमक बन जाएगा, और प्लस में आपके पास में ये बन जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट बन जाएगा। अब ये बेरियम सल्फेट बना है ना, ये आपका अवक्षेप बन गया। अभी ये आपका अवक्षेप बन गया, सॉलिड अवस्था के अंदर है। अभी ये सॉलिड अवस्था के अंदर है, पानी में घुलनशील नहीं है अभी। और इसका जो रंग होगा वो कैसा होगा, सफेद होगा। ये चीज भी आप ध्यान में रखना, सफेद रंग का अवक्षेप बनेगा बेरियम सल्फेट का। तो ये क्या है, आपकी कौन सी अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया को अपन अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं, और इसे अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अभी अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। अभी तो अभिकारक कौन कौन से हैं, Na2SO4 है और BaCl2 है। तो इन दोनों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। और ये क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, एक तो रंग चेंज होता है, अभी रंग बदलता है, और दूसरी बात क्या है, अवक्षेप बनता है। दूसरी बात क्या है, अवक्षेप बनता है। ये चीजें आप ध्यान में रखना। तो यहां पे क्या बनता है, निम्नलिखित उत्पाद क्या, तो NaCl बनेगा आपके पास में। इस अभिक्रिया को यहां पे संतुलित कर लेना। अभी ये हो जाएगा, 2 से गुणा करोगे तो संतुलित हो जाएगा। उसके बाद में BaCl2 यानी BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl का श्वेत अवक्षेप बनेगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें, और चैनल पर नए हैं, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो भी, ठीक है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। जिस प्रकार से अपन ALP के पेपर वाइज अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे साइंस के कर रहे हैं, उसके बाद में मैथ के करेंगे, फिर रीजनिंग के करेंगे, इसी प्रकार से आपके ग्रुप डी के साइंस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करवा दिया है साइंस वाला, तो और मैथ वाली क्लासें हैं वो लग रही है, और रीजनिंग वाली क्लासें हैं वो आपकी कंटिन्यू चल रही है। भी पेपर वाइज आपको करवाया जा रहा है। प्रत्येक पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस के हमने कंप्लीट कर लिए, 99 क्लासें उसकी लगी हुई है ग्रुप डी के अंदर, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप उन क्लासों को देख लीजिएगा। बढ़िया तरीके से आपको साइंस समझाई गई है अभी, ठीक है ना। और मैथ और रीजनिंग की क्लासें हैं वो अभी चल रही है अभी करंट के अंदर। अब यहां पे देखो भी, इसने बोला भी जब 1 ओम और 2 ओम वाले प्रतिरोध पार्श्व संयोजन से जुड़े हो। अब पार्श्व का मतलब क्या होता है, पार्श्व का मतलब होता है समांतर क्रम में। पार्श्व का दूसरा नाम है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, ये आपको बताना है। पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में आप प्रतिरोध किस प्रकार से जोड़ते हो, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हो। 1/r बराबर क्या होता है भी, 1/r1 प्लस में 1/r2, इस प्रकार से निकालते हैं भी। तो यहां पे 1/r बराबर क्या हो जाएगा, तो r1 का मान कितना है, 1 है, प्लस में r2 का मान कितना है, 1/2 है। तो यहां से आपके पास में ये मान कितना आएगा, 2, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 1, 2 प्लस में 1। तो यहां पे ये तो है आपका 1/r का मान, आपको चाहिए r का मान, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 ओम हो जाएगा, 2/3 ओम हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या। श्रेणी क्रम में तो आप डायरेक्ट जोड़ते हो भी, श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है, श्रेणी क्रम के अंदर है वो आप डायरेक्ट जोड़ते हो भी। r बराबर होता है r1 प्लस में r2 प्लस में r3, इस प्रकार से। अगर यहां पे श्रेणी क्रम दिया होता तो तुल्य प्रतिरोध कितना होता, 3 ओम भी, 1 प्लस में 2 बराबर 3 ओम, ये श्रेणी क्रम में होता तो, लेकिन समांतर क्रम में है तो 2/3 आ जाएगा इसका। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है विभज्योतक उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, लेकिन उनके पास का अभाव होता है। अब उनके पास किसका अभाव होता है, एक क्लास लेके आऊंगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसकी टिश्यू की उत्तक की 2 क्लासों के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। पहले में अपन पादप उत्तक को कंप्लीट करेंगे, और दूसरे के अंदर है वो अपन जंतु उत्तक को कंप्लीट करेंगे। 2 क्लासें देख लेना, बाकी आपको कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उत्तक का क्वेश्चन आएगा तो वो अपनी ही क्लास से आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भी, ठीक है। और नहीं, अगर उत्तक का प्रश्न आएगा तो अपनी क्लास से आएगा, नहीं तो फिर पूछेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो 2 क्लासें लगाऊंगा, 15-15, 20-20 मिनट की होगी, वो देख लेना बढ़िया तरीके से। अब देखो भी, विभज्योतक यानी उत्तक है वो 2 प्रकार के होते हैं भी। उत्तक है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका विभज्योतक जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है, और एक होता है आपका
स्थायी उत्तक। अब विभज्योतक उत्तक फिर वो 3 प्रकार में आ जाता है भी। अब विभज्योतक उत्तक है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका शीर्षत विभज्योतक, शीर्षत विभज्योतक। दूसरा होता है पार्श्वीय विभज्योतक और तीसरा होता है अंतर्विष्ट विभज्योतक होता है। अब शीर्षत विभज्योतक है ये शीर्ष यानी जो शीर्ष भाग होता है उसके अंदर वृद्धि करता है, यानी लंबाई के अंदर वृद्धि करता है ये पेड़ की। पार्श्वीय विभज्योतक है ये मोटाई के अंदर वृद्धि करता है। और अंतर्विष्ट विभज्योतक है ये इंटरनोड होते हैं, जो टहनियां होती है इंटरनोड होते हैं, उनके बीच का गैप बनाता है भी। जिस प्रकार से ये कोई पेड़ है, इसमें पहली टहनी यहाँ पे है और दूसरी टहनी है वो यहाँ पे है, तो जब पौधा छोटा है तब उनके बीच में काफी कम स्थान है भी यहाँ पे। और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा तो उनके बीच में क्या है, ये जो स्थान है दोनों इंटरनोडों के बीच में, ये क्या हो जाएगा भी, बड़ा हो जाएगा भी, ज्यादा हो जाएगा। तो वो कौन करता है, तो वो अंतर्विष्ट करता है भी। अब बात ये आती है भी इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति, पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। स्पष्ट केंद्रक भी पाया जाता है और बहुत अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। लेकिन इसमें रसदानी नहीं पाई जाती भी। ये क्वेश्चन है वो 2-3 बार तो एएलपी में पूछा गया, 2-3 बार ग्रुप डी में पूछा गया, 2-3 बार आप देखोगे आगे टेक्नीशियन का पेपर करेंगे ना तो उसमें पूछा गया भी। तो इसमें रिक्तिका बोल सकते हैं अपन, रिक्तिका या फिर वैक्यूल्स या फिर रसदानी इसमें है वो नहीं पाई जाती, इसका अभाव पाया जाता है भी, इसका अभाव होता है। तो रसदानी है वो विभज्योतक उत्तक जो लगातार विभाजन की क्रिया करते रहते हैं भी, लगातार क्या है, विभाजन की क्रिया करते रहते हैं। और जैसे ही कोई उत्तक विभाजन की क्रिया को क्या कर देता है, विभाजन की क्रिया या फिर विभाजित होना बंद कर देता है, तो वो स्थायी उत्तक के अंतर्गत आ जाता है, स्थायी उत्तक के अंतर्गत आ जाता है भी। तो यहां पे इसमें विभज्योतक उत्तक के अंदर वो रसदानी नहीं पाई जाती भी, ठीक है, बाकी सब कुछ पाया जाता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है, इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए कनकेव मिरर व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्टेड लाइट। अब इसके अंदर समझो, आपका कनकेव मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर होता है अवतल दर्पण। यानी इसने बोला है भी, मैं आपको हिंदी में बताऊं भी, अवतल दर्पण से परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है तो परावर्तित प्रकाश है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, और ये आपका क्या है, मुख्य एक्स है। और जब इसकी क्या है, पैरेलल समांतर है, वो मुख्य एक्स के समांतर आ रही है इस प्रकार से, तो परावर्तित होने के बाद में जो परावर्तित प्रकाश है वो कहां पे आएगा, तो ये मुख्य फोकस के ऊपर आएगा, मुख्य फोकस के ऊपर आता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपेयरिंग, यानी मुख्य फोकस से अलग प्रतीत होता है या फिर मुख्य फोकस पर अभिसरित होता प्रतीत होता है। तो यहां पे अपेयर्स टू कन्वर्जिंग एट द प्रिंसिपल फोकस। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है भी, जब अवतल दर्पण के अंदर मुख्य एक्स के पैरेलल प्रकाश किरणें आती है तो वो परावर्तित होने के बाद में मुख्य एक्स के फोकस बिंदु के ऊपर आती हुई प्रतीत होती है या फिर अभिसरित होती है भी। क्या है, अभिसरित का मतलब होता है भी एक बिंदु पे मिलना। तो यहां पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। अब देखो भी, यहां पे मैं आपको सारी कंडीशन बता देता हूं। ये है ठोस, ये है आपका द्रव और ये है आपका गैस, ठीक है। अब ठोस से द्रव के अंदर मिलना, ठोस से द्रव के अंदर जाना, तो वो क्या आता है, गलन कहलाता है, गलन, एक प्रकार से गलना, ठीक है। और इस प्रक्रिया को अपन गलन भी बोल सकते हैं और इसको अपन विखंडन भी बोल सकते हैं, विखंडन होना, टूटना। और द्रव से जब गैस में चेंज होगा तो उसे बोलेंगे अपन वाष्पीकरण कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, जब गैस से और यहां पे द्रव में आ जाए, गैस से द्रव में आ जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे, संघनन होना, ठीक है। और द्रव से
द्रव से और वापस है वो द्रव से वापस ठोस बन जाए तो उसे क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग या फिर जमाव बोल सकते हैं भी, फ्रीजिंग या फिर जमाव, तो इसे अपन बोलेंगे हिमीकरण भी बोल सकते हैं भी, हिमीकरण, ठीक है, या फिर जमाव या फिर फ्रीजिंग बोल देंगे। और ठोस से सीधे गैस में बदलना, इसे क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। और गैस से सीधे ठोस में बदलना, उसे क्या बोलेंगे, निक्षेपण, उसे क्या बोलेंगे, निक्षेपण बोलेंगे। ये चीजें ध्यान में रखना। तो यहां पे विखंडन या फिर फ्यूशन या फिर इसे गलन भी बोल सकते हैं भी। तो ठोस का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, ये गलन कहलाता है, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे यहां पे लिख दिए भी, ठोस से द्रव में चलना, ठोस से द्रव में बदलना गलन या फिर विखंडन, द्रव से गैस में वाष्पीकरण, गैस से ठोस के अंदर है वो निक्षेपण, ठीक है। उसके बाद में वापस चलो तो ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन, फिर गैस से द्रव के अंदर बदलोगे तो संघनन, और द्रव से और ठोस में आओगे तो इसे हिमीकरण बोल सकते हैं, या फिर अपन ये बोल सकते हैं फ्रीजिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग करके निष्कर्षित किया जाता है। अब विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा है वो किन तत्वों का अपचयन किया जाता है। तो विद्युत अपघटनी के द्वारा जो ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्वों को क्या है, विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा है वो उसको शुद्ध किया जाता है। और जो कम अभिक्रियाशील या फिर मध्यम अभिक्रियाशील या फिर कम अभिक्रियाशील जो तत्व है उसको भर्जन या निस्तापन विधि के द्वारा है वो उसको शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, तो आपको अभिक्रियाशीलता का क्रम पता होना चाहिए। तो सोडियम है वो इसमें क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशीलता क्रम में आपको बता देता हूं, के ना कार मांगे, आलू जाने, फिर प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत। ये क्या आपका अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है भी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का असाई मात्रक है। तो कार्य का असाई मात्रक क्या होता है, कार्य का असाई मात्रक जूल होता है। और जूल ही मात्रक किसका होता है, उष्मा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। आपको पता है भी कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन होता है भी। और बल का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, तो बल का फॉर्मूला आपके पास में निकल के आ जाएगा। बल का फॉर्मूला आता है त्वरण इंटू द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो यहां पे आपका मीटर किसका मात्रक होता है, तो ये लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक है वो मीटर होता है। जूल किसका मात्रक होता है, जूल कार्य का और आपका उष्मा का मात्रक होता है। अर्ग न्यूटन है वो बल का मात्रक होता है, न्यूटन है वो आपका बल का मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति के अंदर अगर मैं बात करूं, सीजीएस पद्धति के अंदर है वो कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक है वो अर्ग होता है। असाई पद्धति के अंदर है वो जूल होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। और सीजीएस पद्धति के अंदर अगर अपन बात करते हैं भी, बल का मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है भी। बल का मात्रक क्या होता है सीजीएस पद्धति के अंदर, डाइन होता है। और यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी, एक विलियन में 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड लवण है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की परिकल्पना करनी है। तो विलियन की सांद्रता की परिकल्पना करनी है द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में। तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत आपको निकालना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा बी विलय का द्रव्यमान अपोन में विलियन का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान हो जाएगा। अब यहां पे विलय का द्रव्यमान कितना है, तो 25 ग्राम है।
और विलियन का द्रव्यमान कितना है। तो विलियन बराबर क्या होता है, विलियन बराबर होता है विलय प्लस में विलायक, विलय प्लस में विलायक होता है। तो यहां पे विलय कितना है 25 है, विलायक कितना है तो 250 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो विलियन टोटल कितना बन जाएगा 275 बन जाएगा। तो यहां पे मान रख दो आप 25/275 इंटू 100, प्रतिशत याद करना है, इंटू 100 करो भी, यहां पे प्रतिशत याद करना है। अब उसके बाद में ये हो जाएगा 25 से काटोगे तो ये आपके पास में चला जाएगा, कितनी बार कटेगा भाई, ये आपका 11 बार कट जाएगा, ठीक है 11 बार कटेगा। फिर 11 100 के अंदर है वो आप 11 का भाग दोगे, 11 9 99 बच गया 1, और फिर पॉइंट, और उसके बाद में 0 और 1 लगभग ये 9 के करीबन चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।